हेलो देयर, वेलकम टू पोएम प्रो सेकेंडरी। मैं हूँ सुरम्या सिंह और आज हम क्लास 12th इंग्लिश NCERT फ्लेमिंगो के चैप्टर 2 लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड को समझेंगे। एग्ज़ाम्स आने वाले हैं पर हम परेशान नहीं होंगे और रिलैक्स्ड वे में पूरे चैप्टर को और पूरी इंग्लिश के सिलेबस को कवर करेंगे। सबसे पहले ऑथर के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले जो लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड है, ये पूरी एक बुक है और इस बुक के कुछ एक्सर्प्ट्स यानी कुछ अंश, कुछ पार्ट्स आपको दिए रखे हैं। दो पार्ट्स हैं। पहला है साहिब नाम के एक बच्चे के बारे में और दूसरा है मुकेश के बारे में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम पहले पार्ट, जिसका नाम है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, को समझेंगे। ये यहाँ पर स्टोरीज तो लिखा हुआ है, लेकिन स्टोरी जैसे हम जिनको समझते हैं यूजुअली वो स्टोरी नहीं है, कि इमेजिनरी स्टोरीज़ नहीं है, ये असली स्टोरीज़ हैं, लोगों की लाइफ की स्टोरीज़ हैं जो कि अनीस जंग ने अपनी बुक में दर्ज की हैं। और अनीस जंग के बारे में जाने तो इनका जन्म 1964 में रूरकेला में हुआ था और इन्होंने अपना बचपन और जो टीनेज ईयर्स थे वो हैदराबाद में बिताए। उन्होंने अपनी एजुकेशन हैदराबाद और US में ली। उनके पेरेंट्स दोनों ही राइटर्स थे। अनीस ने अपना करियर एक राइटर की तरह ही इंडिया में शुरू किया। वो एक एडिटर रही हैं, कॉलमिस्ट रही हैं कई न्यूज़पेपर्स के लिए, इंडिया में भी और बाहर भी। उन्होंने कई सारी बुक्स लिखी हैं। ये जो है अभी हमने पढ़ लिया कि लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ चाइल्डहुड स्टोलन चाइल्डहुड नाम की बुक से एक्सर्प्ट है। मैं इनके बारे में पढ़ रही थी तो इनका जो सबसे फेमस काम है वो है अनवेलिंग इंडिया। 1987 में पब्लिश हुई थी वो किताब, जिसमें उन्होंने जो मुस्लिम विमेन की लाइफ्स हैं उनको कवर किया है। ट्रैवल डायरी है वो। तो यहाँ पर भी जो हम पढ़ने वाले हैं उसमें भी ट्रैवल ही दिखाया गया कि अलग अलग जगह पर जाकर जो राइटर हैं वो ऑब्ज़र्व कर रही हैं और जर्नलिज़्म दिखता है और ये भी पता चलता है कि जर्नलिस्ट का रोल कितना इम्पोर्टेंट होता है सोसाइटी के लिए। Sometimes I find a rupee in the garbage. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning, scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. तो ये जो पीस ऑफ राइटिंग है वो शुरू होता है एक सवाल से जो कि लेखक यानी राइटर साहिब नाम के एक बच्चे से पूछती हैं। तो वो पूछती हैं, वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो? और वो कहती हैं कि मैं साहिब से ये सवाल तब पूछती हूँ जब वो हर रोज़ सुबह गार्बेज में गोल्ड यानी सोना ढूंढ रहा होता है। स्क्राउंजिंग मतलब किसी चीज़ को ढूंढना। और कहाँ पर उनके जो नेबरहुड है यानी उनका जो पड़ोस है उसमें जो डंप्स होते हैं ना, बड़े बड़े गार्बेज के डंप्स होते हैं, वहाँ पर। अब यहाँ पर गोल्ड, वो लिटरली गोल्ड नहीं ढूंढ रहा है। गोल्ड से यहाँ पर मतलब है कि कुछ वैल्यूएबल, कुछ काम की चीज़ों से मिल जाए। अब हम आगे पढ़ते हैं कि असल में साहिब ऐसा क्यों करता है। Sahib left his home long ago, set amidst the green fields of Dhaka. His home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes, his mother tells him. साहिब ने अपना घर जो था, जो उसका घर था, वो उसने कई सालों पहले, कई दिन पहले छोड़ दिया था। और वो कहाँ पे था उसका घर? ढाका की ग्रीन फील्ड्स के बीच में। ढाका किधर है? वो बांग्लादेश की एक राजधानी है। बांग्लादेश इंडिया की नेबरिंग कंट्री है। तो ढाका के जो ग्रीन फील्ड्स थे यानी खेत खलियान के बीच में साहिब का घर था। और उसके लिए उसका जो घर है वो एक दूर की मेमोरी भी नहीं है, यानी पास में तो है उसका घर और साहिब को उसकी याद अच्छे से है। और ये भी है कि उसका जो घर था और उसके जो फील्ड्स थे उन्हें कई तूफ़ानों ने तबाह कर दिया। कई तूफ़ान आए और उन घरों को, उन फील्ड्स को, खेतों को तबाह कर चले गए। ये साहिब को किसने बताया? उसकी माँ ने। दैट्स वाई दे लेफ्ट लुकिंग फॉर गोल्ड इन द बिग सिटी वेयर ही नाउ लिव्स। और इसलिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया और एक बिग सिटी यानी बड़ी सिटी में आ गए गोल्ड की खोज करते हुए, जहाँ पर साहिब अब रहता है। अब धीरे धीरे अनफोल्ड होगी ये पूरी बात कि साहिब असल में है कौन। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, ही मटर्स लुकिंग अवे। और जब पहली लाइन में राइटर ने ये पूछा था कि साहिब ऐसा क्यों करते हो तुम, तब साहिब अब उस चीज़ का आंसर कर रहा है कि मेरे पास कुछ और है नहीं करने के लिए। और वो धीरे से, मटर्स मतलब हल्के से बोल देना, और वो दूसरी तरफ देखने लग जाता है। यानी हल्की सी शर्म है उसकी, कुछ उसकी बात में, कि वो बताना नहीं चाहता एग्जैक्टली कि वो क्यों उस गार्बेज में अपना हाथ डालता है। गो टू स्कूल, I say glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound.
और मैं उससे कहती हूँ कि स्कूल जाओ, ये क्यों कर रहे हो, स्कूल जाओ। ग्लिबली मतलब होता है कि ज़्यादा चिंता ना करते हुए, ज़्यादा सोच समझ कर जो बात ना कही गई हो। और जैसे ही मैं ये कहती हूँ वैसे ही संग के संग मुझे रियलाइज़ हो जाता है कि अरे कुछ मैंने गड़बड़ बोल दी, क्योंकि मेरी जो एडवाइस है, मेरा जो सजेशन है साहिब को, वो बहुत खोखला है। असल में वो इस एडवाइस को कभी फॉलो ही नहीं कर पाएगा। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड वेयर दे व्हेन दे बिल्ट वन आई विल गो। अब साहिब की ये बात सुनिए। वो कहता है कि मेरे जो नेबरहुड है, मेरे आसपास कोई भी स्कूल नहीं है, और जब वो बना देंगे स्कूल तब मैं चला जाऊँगा। तो साहिब जो बच्चा है वो किस तरह कैसे अपनी कहानी बनाता है दूसरे बच्चों की तरह। उसे बताना पसंद नहीं है कि एग्जैक्टली वो क्यों गार्बेज में हाथ डालता है। वो कहता है अरे वो मेरे आसपास स्कूल्स नहीं है ना, इसलिए मैं नहीं जाता हूँ, और जब बन जाएगा तब मैं चला जाऊँगा। इफ़ आई स्टार्ट अ स्कूल विल यू कम, आई आस्क हाफ जोकिंग। और मैं उससे पूछती हूँ कि अगर मैं एक स्कूल शुरू करूँ तो तुम आओगे, और ऐसा मैं थोड़ा थोड़ा मजाक करते हुए कहती हूँ। येस ही सेज स्माइलिंग ब्रॉडली। और साहिब के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान, चौड़ी सी मुस्कान आ जाती है, और वो कहता है हाँ मैं आऊँगा। अ फ्यू डेज लेटर आई सी हिम रनिंग अप टू मी, इज़ योर स्कूल रेडी। और कुछ दिनों बाद वो मुझ तक दौड़ कर आता है और पूछता है कि आपका स्कूल तैयार है क्या। It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant, but promises like mine abound in every corner of his bleak world. और जो पोइट अब राइटर हैं वो कह देती हैं उससे कि नहीं नहीं नहीं, थोड़ा टाइम लगता है ना स्कूल बनने में। और फिर वो उन्हें इस बात पे शर्म आती है कि उन्होंने साहिब से थोड़ा जोकिंगली ही सही, ऐसे मजाक में ऐसी बात क्यों की, ऐसा प्रॉमिस, ऐसा वादा क्यों किया जिसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन मैंने जो वादे किए जिनका कोई मतलब नहीं होता, ऐसे कई सारे न जाने कितने वादे साहिब की ज़िंदगी के हर कोने में पड़े रहते हैं। ब्लीक वर्ल्ड मतलब अंधेरा वर्ल्ड, जिसमें ज़्यादा रोशनी ना हो, उम्मीद ना हो। After months of knowing him, I ask him his name. साहिब आलम, he announces. He does not know what it means. और कई महीनों तक मैं साहिब को जानती तो हूँ, लेकिन उसका नाम कई महीनों बाद पूछती हूँ, और वो जवाब देता है साहिब आलम, उसका पूरा नाम होता है, और उसको मतलब नहीं पता होता अपने खुद के नाम का। If he knew its meaning, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ही वुड हैव अ हार्ड टाइम बिलीविंग इट। और अगर साहिब को मतलब पता होता अपने नाम का, जो कि है इस पूरे ब्रह्मांड का, इस पूरी कायनात का लॉर्ड यानी मालिक, एक तरीके से भगवान, तो वो उसे विश्वास ही नहीं होता कि उसके नाम का ये मतलब है, क्योंकि साहिब की ज़िंदगी उससे बहुत अलग है। Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. और वो अपने नाम का मतलब ना जानते हुए स्ट्रीट्स में, सड़कों में, गलियों में घूमता रहता है अपने दोस्तों के साथ। और उसके दोस्त क्या हैं, एक पूरी फ़ौज है, टुकड़ी है नंगे पाँव घूमते हुए लड़कों की। और वो ऐसे लगते हैं जैसे सुबह सुबह जो मॉर्निंग बर्ड्स होती हैं वो आ जाती हैं और दोपहर को गायब हो जाती हैं। तो वहाँ यहाँ पर एक कंपैरिजन है उन छोटे छोटे बच्चों का, उनकी पूरी जो टुकड़ी है, उनका ग्रुप है उसका। छोटी छोटी जो चिड़ियाएँ होती हैं मॉर्निंग में आती हैं और नून में चली जाती हैं। ओवर द मंथ्स आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज ईच ऑफ देम। और राइटर यहाँ पर मेंशन करती हैं कि इतने महीने बीत गए हैं और मुझे हर एक को मैं पहचान चुकी हूँ। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क्ड वन। कि तुमने चप्पल क्यों नहीं पहनी हुई है, मैं उनमें से किसी एक से पूछती हूँ। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द शेल्फ, ही आंसर सिंपली। और जिस बच्चे से ये पूछा गया था वो सिंपली बड़े ही सरल तरीके से आंसर देता है कि मेरी माँ ने ना वो जो चप्पल थी वो शेल्फ से उतारी नहीं। Even if she did, he will throw them off, adds another who is wearing shoes that do not match. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. अब दूसरा एक बच्चा ऐड कर देता है उसमें कि अगर अगर वो शेल्फ से उतार भी देती है इसकी मम्मी तो भी ये उन्हें फेंक देता। मतलब बच्चों की आप कहानी बनाने की और कैसे वो बातें बनाते हैं ये देखिए कि नहीं नहीं हमको तो पहनने ही नहीं है, भले उनके पास शूज़ नहीं हैं, चप्पल्स नहीं हैं, लेकिन उस चीज़ को वो कैसे कवर करते हैं जाने अनजाने कि नहीं हम तो पहनते ही नहीं हैं, हमारी मम्मी ने नहीं उतारे, और अगर उतारती भी तो हम पहनते ही नहीं। और जो ये जिसने ऐड किया था कि चप्पल फेंकने वाली बात, वो शूज़ पहना हुआ है और वो शूज़ बिल्कुल मैचिंग नहीं है बाकी उसके कपड़ों से। और जब मैं उस चीज़ को पॉइंट आउट करती हूँ, राइटर कहती हैं, तो वो ऐसे अपने फीट को आगे पीछे शफल यानी आगे पीछे करता है और कुछ बोलता नहीं है। आई वॉन्ट शूज़, सेज अ थर्ड बॉय हु हैज़ नेवर ओन्ड अ पेयर ऑल हिज लाइफ। और एक और तीसरा बच्चा बोलता है कि मुझे शूज़ चाहिए, क्योंकि उसने पूरी अपनी ज़िंदगी में एक शूज़ का पैर, एक उसने जोड़ी शूज़ तक नहीं पहने थे।
Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. और राइटर बोलती हैं कि पूरी कंट्री, पूरा देश मैंने जब उसका भ्रमण किया, ट्रैवल किया, तब मैंने चिल्ड्रन देखे हैं, बच्चे देखे हैं जो कि नंगे पाँव घूमते हैं। कहाँ पे? सिटीज़ में, शहरों में और गाँव की रोड्स पर। इट इज़ नॉट द लैक ऑफ मनी बट अ ट्रेडिशन टू स्टे बेयरफुट इज़ वन एक्सप्लेनेशन। और कई लोग ये एक्सप्लेनेशन देते हैं, यानी उन बच्चों में से कई बच्चे ये बोलते हैं कि ये कोई लैक ऑफ मनी नहीं है, ये एक ट्रेडिशन है, ये कोई रिवाज है कि हम नंगे पैर ही रहेंगे। आई वंडर if this is only an excuse to explain away a perpetual state of पॉवर्टी। और राइटर सोचती हैं, वंडर करती हैं कि ये केवल एक एक्सक्यूज़ यानी एक बहाना ही तो है कि जो परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी का मतलब है इस फ्रेज़ का यहाँ पर कि लगातार बने रहने वाली गरीबी जो होती है। ऐसा होता है कि अब अगर आपके पास ठीक ठाक साधन है, अगर आप मिडिल क्लास हो, तो एक जनरेशन में थोड़ा कम रहेगा पैसा, अगली जनरेशन एजुकेट होगी, उसको अच्छी नौकरी मिलेगी तो पैसा बढ़ जाएगा, तीसरी जनरेशन में और बढ़ जाएगा, तो एक डेवलपमेंट दिखता है। लेकिन हमारे समाज का, सोसाइटी का एक बहुत बड़ा पार्ट ऐसा है जो कि परपेचुअली यानी लगातार गरीबी की स्टेट में रहता है। जनरेशन वाइज कोई फ़र्क नहीं आता और ना ही समय के साथ उनमें कोई फ़र्क दिखता है। तो ऐसा क्या है, ऐसे कौन से सिस्टेमिक इश्यूज़ हैं जिनसे उन पर्टिकुलर लोगों के बीच हमेशा गरीबी ही बनी रहती है, वो हमेशा हाशिए पे रहते हैं यानी मार्जिनलाइज्ड रहते हैं, और जो सोसाइटी, जो मेन स्ट्रीम जिसको हम बोलते हैं, उससे कभी मिल ही नहीं पाते। तो राइटर इस चीज़ को पॉइंट आउट करती हैं। आई रिमेंबर अ स्टोरी अ मैन फ्रॉम उडुपी वंस टोल्ड मी। अब यहाँ पर राइटर एक स्टोरी जो कि एक आदमी ने, जो कि उडुपी से आता था, उडुपी एक जगह है, उसने उन्हें सुनाई थी। एज अ यंग बॉय ही वुड गो टू द स्कूल पास्ट an old temple where his father was a priest. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. और जब वो एक छोटा बच्चा था, यंग बॉय था, वो स्कूल जाता था, जो और स्कूल जाते टाइम वो एक पुराने मंदिर से होकर गुजरता था, और जहाँ पर उसके जो पिता थे वो एक प्रीस्ट थे, यानी कि वहाँ के पंडित थे। और वहाँ पे वो थोड़ी देर के लिए रुकता था, ब्रीफली रुकता था, और किस चीज़ के लिए प्रार्थना करता था? पेयर ऑफ शूज़ के लिए। 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. अब 30 साल बीत जाने के बाद मैंने उसके टाउन में विज़िट किया था और उस टेम्पल में भी विज़िट किया था, और अब वो जो टेम्पल था और वो अब एक डेजोलेशन यानी एक अकेलापन, और सब मतलब उतना, मतलब उसके आसपास लोग नहीं थे, क्राउड नहीं था, थोड़ा सा खंडर जैसा हो जाना हो गया था उस टेम्पल के साथ। बैकयार्ड में नया प्रीस्ट रहता था, यानी नया पंडित रहता था, और रेड और वाइट प्लास्टिक चेयर्स पड़ी हुई थी वहाँ पर। A young boy dressed in a grey uniform, wearing socks and shoes, arrived panting and threw his school bag on a folding bed. Looking at the boy, remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them. और एक यंग बॉय वहाँ पर उनको दिखा, जो कि एक ग्रे यूनिफॉर्म में उस तैयार था, उसने सॉक्स पहने हुए थे, जूते पहने हुए थे, और वो जो जल्दी जल्दी आया, यानी पैंटिंग मतलब जब सांस फूलने लग जाती है, यानी दौड़ दौड़ कर अपने स्कूल से वापस आया होगा वो, और अपने स्कूल बैग को उसने फोल्डिंग बेड के ऊपर डाल दिया, फोल्डिंग जो चारपाई होती है उसके ऊपर उसने फेंक दिया। और जब मैंने बॉय की तरफ देखा, उस बच्चे की तरफ देखा, तब मुझे वो प्रेयर याद आई जो किसी और बच्चे ने 30 साल पहले गॉडेस से, देवी से मांगी थी, और तब मांगी थी जब उसे वो पेयर ऑफ शूज़ मिल गए थे, और उसने कहा था कि मैं कभी भी इन शूज़ को ना खो। The goddess had granted his prayer. Young boys like the son of priest now wore shoes, but many others like the rag pickers in my neighborhood remained shoeless. और जो गॉडेस थी, देवी थी, उन्होंने उनकी प्रेयर तो मान ली। यंग बॉयज़ जैसे जो होते हैं, जो कि प्रीस्ट के यानी पंडित के और बच्चे हैं, वो तो अब शूज़ पहनते हैं, लेकिन जो रैग पिकर्स हैं, यानी साहिब का अब एग्जैक्टली वो इंट्रोडक्शन दे रही हैं, यानी जो कचरे में से चीज़ें उठाते हैं, वो जो लोग हैं, वो जो मेरे नेबरहुड में रहते हैं, वो अभी भी शूलेस है इतने सालों बाद भी। तो यहाँ पर बड़े ही क्लेवरली अनीश जंग ने एक चीज़ मेंशन की है, हमारी सोसाइटी का कास्ट डिफरेंस और प्रिविलेजेस हमारी कास्ट से जुड़ी हुई होती है। आप देखेंगे कि गरीब बहुत लोग होते हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर कास्ट के लोग धीरे 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 कर कर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि सोसाइटी के इनविजिबल स्ट्रिंग्स उनको ऊपर खींचते हैं, क्योंकि सोशली वो एक्सेप्टेड है, सोशली उनको कई सारे प्रिविलेजेस हासिल हैं। प्रिविलेजेस मतलब कुछ फ़ायदे, दूसरों से ज़्यादा फ़ायदे एक कास्ट को दिए जाते हैं, जो कि आपको दिखेंगे नहीं कॉन्क्रीट तरीके से, लेकिन वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करेंगे। उनको ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलती है, उनके सोशल कनेक्शन ज़्यादा होते हैं बड़ी जगहों पर। लेकिन जो रैग पिकर्स हैं, जैसे साहिब, वो रैग पिकर्स
ही रह जाते हैं और परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी में ही रह जाते हैं। तो जो ये पर्टिकुलर पॉवर्टी की जो स्टेट है, ये गरीब कोई भी हो सकता है, लेकिन गरीबी में बना कौन रहता है, वो कौन सी कास्ट से बिलोंग करता है, कौन से लोग हैं वो, ये राइटर आपको बड़े ही स्मार्टली सोचने के लिए क्लू दे रही हैं। My acquaintance with the barefoot rag pickers leads me to Simapuri, a place on the periphery of Delhi, yet miles away from it, metaphorically. और वो कहती हैं कि मेरी जो एक्विंटेंस है, एक्विंटेंस मतलब जान पहचान, किससे, जो नंगे पैर घूमने वाले रैक पिकर्स हैं, कचड़े में से जो बच्चे उठाते हैं सामान, वो सीमापुरी ले जाते हैं मुझे। और वो सीमापुरी कहाँ है? दिल्ली की जो पेरीफेरी है, यानी दिल्ली का जो बाउंड्रीज़ है वहाँ पर लोकेटेड है। लेकिन तब भी वहाँ पर लोकेटेड होते हुए भी उससे माइल्स, मीलों की दूरी पर है, मेटाफोरिकली, यानी कि एक तरीके से असल में सीमापुरी बाउंड्री पे है, लेकिन जब असल में चीज़ों की और प्रिविलेजेस का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें, रिसोर्सेज का अगर डिस्ट्रीब्यूशन देखें, तो दिल्ली के लोग बहुत मॉडर्न होते हैं, उनके पास मॉल्स, कार्स, सब कुछ दिखेंगी, सबसे डेवलप्ड सिटीज़ में से है हमारे यहाँ। लेकिन सीमापुरी जो कि उसकी बाउंड्री पर है, दिल्ली का ही एक पार्ट है, वो उससे मीलों दूर है रिसोर्सेज वाइज। Those who live here are squatters who came from Bangladesh back in 1971. Sahib's family is among them. Simapuri was then a wilderness. It still is, but it is no longer empty. अब यहाँ पर वो बोलती हैं, अब वो बता रही हैं कि असल में वो लोग कौन हैं जो यहाँ पर रहते हैं। और ये चैप्टर आपको बहुत ऑर्डिनरी लगते हुए भी और बिना कुछ आपको एक तरीके से लेक्चर देते हुए भी आपको बताता है कि किस तरह जो सोसाइटी है उसमें कुछ लोगों को हम सोसाइटी से हमेशा बाहर रखते हैं, कुछ लोग कभी भी मेन स्ट्रीम मुख्य धारा में नहीं आ पाते, और वो आपको सोचने पे मजबूर करती हैं अनीस जंग। और यही उनकी राइटर की तरह कैपेबिलिटी है, बिना आपको लेक्चर दिए आपको ये नहीं लगेगा कि अच्छा हमें सोशियोलॉजी की क्लास दी जा रही है, वो आपको बताती हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है, सोचना आपका काम है। तो यहाँ पर वो बोल रही हैं कि जो रहने वाले हैं वो स्क्वाटर्स हैं। अब स्क्वाटर्स क्या होते हैं? जो लोग इलीगली ऑक्यूपाई कर लेते हैं, यानी उनका उस लैंड पर हक नहीं होता, वो सरकारी ज़मीन होती है या फिर अनयूज ज़मीन होती है, तो उस पर वो आके रहने लग जाते हैं। और वो कहाँ से आए हैं? बांग्लादेश से आए थे वो लोग 1971 में। 1971 में वो बांग्लादेश से आए थे। अब यहाँ पर आपको केवल याद करने की बात नहीं है, वो 1971 ईयर को सीधे पॉइंट आउट किया है। यहाँ पर हमें थोड़ा सा हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू जानना होगा। अगर आपने ह्यूमैनिटीज़ ऑप्ट की है तो आप इसे और क्लियरली समझ पाएंगे, लेकिन सभी लोग ऑब्वियसली इसे अच्छे से समझ सकते हैं। 1971 में सबसे पहले 1947 में जब हमारा देश डिवाइड हुआ था, तब पाकिस्तान और इंडिया के बीच में डिवीजन हुआ था। आज हम जिसे पाकिस्तान के नाम से जानते हैं वो था वेस्ट पाकिस्तान। और आप जो वेस्ट बंगाल जिसको हम जिस स्टेट को बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप आराम से सुनिए, आपको समझ में आएगा। वेस्ट बंगाल क्यों बोलते हैं उसको? हालांकि वो तो ईस्ट में है हमारे देश में, तो क्योंकि जो ईस्ट पाकिस्तान था वो उससे जुड़ा हुआ था, जो बंगाल का ही पार्ट जो ईस्ट पाकिस्तान बना दिया गया था। ईस्ट पाकिस्तान को 1971 में लैंग्वेज के बेसिस पे इन लोगों में, क्योंकि उर्दू वर्सेस बंगाली हो गया, क्योंकि वहाँ पे बंगाली पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी, तो जो पाकिस्तानी फोर्सेस थी उन्होंने वहाँ पर लोगों को यानी बंगालियों को मारना शुरू किया। और इससे क्या हुआ? लोगों को मारना शुरू किया, वहाँ पे एक तरीके की दंगे फसाद की स्थिति आ गई। तो साहिब की जो फैमिली होगी वो बांग्लादेश से 1971 में क्यों आई थी? तो ये जो स्क्वाटर्स हैं, जो उन्होंने वो चीज़ जगह ऑक्यूपाई कर रखी है, वो 1971 में वहाँ से छूटकर यहाँ तक शरण की तरह लेने आए थे, यहाँ पर रहने आए थे ईस्ट पाकिस्तान से, जो फिर बांग्लादेश बन गया। तो उनके जो पूरी हिस्ट्री है, अब हम अक्सर लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि फ़लाने लोग क्यों आ जाते हैं हमारे देश में, ये क्यों आ जाते हैं, लेकिन अगर आप पूरी हिस्ट्री को देखेंगे तो हमें एग्जैक्टली उन लोगों को ब्लेम करना चाहिए, उन पॉलिटिशियंस को ब्लेम करना चाहिए जिनके डिसीजंस ऐसे रहे हैं शुरू से लेकर अंत तक, बजाय इसके कि हम पर्टिकुलर लोग जो कि गरीब हैं, रिसोर्सलेस हैं, उन्हें अपने देश से भगाने की बातें करें। क्योंकि हम उन्हीं लोगों को भगाने की बात करेंगे जो कि आसान है जिनके बारे में बात करना, उनको हम पॉइंट आउट नहीं करेंगे जिनके बारे में मुश्किल है। तो 1970 in structures of mud with roofs of tin and tarpaulin, devoid of sewage, drainage or running water, live 10,000 ragpickers. और अब वाइल्डरनेस तो वो है, लेकिन एम्प्टी नहीं है। अब देखिए यहाँ पे वाइल्डरनेस का मतलब क्या होता है? अकेला, डिजोलेटेड। लेकिन एम्प्टी यानी लोग तो आ गए हैं वहाँ पर रहने के लिए, लेकिन किसी जगह को रहने लायक जो चीज़ें बनाई जाती हैं, जो उसे सभ्य बनाती हैं, सिविलाइज्ड बनाती हैं जिस जगह को, वो नहीं है। स्ट्रक्चर्स ऑफ मड यानी मिट्टी के घर हैं
और उनकी जो रूफ्स हैं, छतें हैं, वो टिन की हैं और टर्पोलिन की हैं। टिन आप एक समझते हैं मेटल होता है पतला सा, और टर्पोलिन इसको हम हिंदी में तिरपाल बोल देते हैं। एक क्लॉथ होता है जो कि वाटर प्रूफ होता है, इसको अक्सर टेम्परेरीली तान दिया जाता है चीज़ों के ऊपर बारिश से बचाने के लिए। तो उनके घर के ऊपर की रूफ ऐसी है, यानी कोई ढंग से उनके घर नहीं बने हुए हैं, बिल्कुल डिवॉइड ऑफ सीवेज। सीवेज की यानी पूरे नाले और इस सब की पूरा पानी जाने की कोई जगह नहीं है अच्छे से, ड्रेनेज भी नहीं है, और रनिंग वाटर यानी ये सब चीज़ें जो निकलने के लिए रास्ते होने चाहिए, नालियाँ नाले, वो कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर ऐसी जगह पर कितने लोग रहते हैं? 10,000 रैक पिकर्स, यानी 10,000 रैक पिकर्स रहते हैं यहाँ पर। इतनी बड़ी पॉपुलेशन ऐसी जगह पर रहती है। They have lived here for more than 30 years without an identity, without permits, but with ration cards that get their names on voter lists and enable them to buy grain. उन्होंने यहाँ पर 30 साल बिता दिए हैं बिना किसी आइडेंटिटी के। आइडेंटिटी यानी पहचान। समाज में हम हमेशा एक ह्यूमन नीड होती है कि हमारी एक पहचान हो, हमें भी लोग जाने कि ये हैं, ये इस फैमिली से आते हैं और ये करते हैं या करती हैं। लेकिन इन रैग पिकर्स की कोई पहचान नहीं है। अब पहचान यहाँ पे एक बहुत वैसा वर्ड है क्योंकि सोसाइटी में उनको कभी कंसीडर ही नहीं किया जाता कि ये भी लोग हैं। और परमिट्स नहीं है उनके पास, यानी अलग अलग चीज़ों को करने के लिए जो इजाज़त दी जाती है, कागजात होते हैं, वो नहीं है। और लेकिन उनके राशन कार्ड्स हैं उनके पास, जिससे उनका नाम जो होता है वो वोटर्स लिस्ट पे चला जाता है और ग्रेन मिल जाता है उनको। अब देखिए यहाँ पे उन्होंने 2 लाइन्स में कैसे पॉलिटिक्स को पॉइंट आउट किया है कि कैसे लोगों को केवल ग्रेन बांट दो ऊपर ऊपर से, जो सिस्टेमिक इश्यूज़ हैं उनका पूरा सिस्टम चेंज होने की ज़रूरत है। एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, पूरा जो ज़मीनी काम है वो मत करो, बस उनको ग्रेन दे दो। रोज़ इंसान को खाने के लिए तो कुछ चाहिए ही, तो वो आप क्या करो, उन्हें राशन कार्ड दे दो, इससे उनका नाम वोटर्स लिस्ट पे आ जाएगा, उनके वोट मिल जाएंगे आपको, और आपको केवल क्या देना है, उनको रोटी देनी है 2 वक्त की। अगर हम समझ लीजिए कोई मिडिल क्लास से आता है और उससे कहा जाए कि आपको केवल 2 वक्त की रोटी मिलेगी और आप वोट दे दीजिएगा मुझे, तो क्या आप दोगे? क्योंकि आप अवेयर हो, आप एजुकेटेड हो, आपके पास प्रिविलेजेस हैं, आपके घर में पानी नहीं भर जाता है बार बार नाली का। तो इसलिए हम जो मिडिल क्लास लोग होते हैं और जो रिच लोग होते हैं वो कभी इन प्रॉब्लम्स को समझेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें लगता है कि जिस दुनिया में, जिस बबल में हम रह रहे हैं वही केवल एग्जिस्ट करता है, और जो गरीब है वो इसलिए गरीब है क्योंकि वो मक्कार है। They have lived here for more than 30 years. Food is more important for survival than an identity. If at the end of the day we can feed our families and go to bed without an aching stomach, we would rather live here than in the fields that gave us no grain. और फूड जो होता है, खाना जो होता है, वो जीने के लिए ज़्यादा ज़रूरी है आइडेंटिटी के। क्योंकि कौन कहेगा कि उसे पहचान चाहिए अगर उसके पेट में खाना नहीं होगा तो अगर कोई एक इंसान बोलता है उनमें से कि अगर हम अपनी फैमिलीज़ को दिन के अंत में फ़ीड कर पा रहे हैं और बिना पेट दुखते हुए, या जब भूख से पेट दुखने लग जाता है वैसे हम बेड पर जा पा रहे हैं, सोने जा पा रहे हैं, तो हम यहाँ पर रहना पसंद करेंगे उन फील्ड्स में वापस जाने से जो कि हमें कुछ भी नहीं देती थी। जो ढाका की फील्ड्स थी वो तो उन्हें कुछ भी नहीं देती थी, तो इससे बढ़िया है यहाँ पर रहो। पर ये क्वेश्चन हमें खुद से पूछना है कि असल में ये सिचुएशन उससे बढ़िया है। और ये कौन बोल रहा है? से अ ग्रुप ऑफ विमेन इन टैटर्ड साड़ीज व्हेन आई आस्क्ड देम व्हाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स। और जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने इतना सुंदर, आपका जो लैंड था, ग्रीन फील्ड्स थी, रिवर्स थी, वो क्यों छोड़ दिया, तो वो कहती है कि अब हरियाली का, सुंदरता का हम करेंगे क्या जब खाने के लिए कुछ होगा नहीं। तो wherever they find food, they pitch their tents and become transit homes. और जब भी वो फूड ढूंढते हैं वो अपने टेंट्स को वहीं पर लगा लेते हैं, जहाँ भी उन्हें फूड मिलता है वहाँ पे अपने टेंट्स को लगा लेते हैं, और ऐसे टेम्प्रेरी, ट्रांजिट मतलब होता है टेम्प्रेरी, अपने घर वहाँ पर बना लेते हैं। चिल्ड्रन ग्रो अप इन देम बिकमिंग पार्टनर्स इन सर्वाइवल। और चिल्ड्रन यानी बच्चे बड़े वहीं पर होते हैं, और जब बड़े होते होते ही छोटी उम्र से ही वो कमाना किसी ना किसी तरह से शुरू कर देते हैं और सर्वाइवल जीने में उनके पार्टनर बन जाते हैं। चाइल्डहुड जो है वो है ही नहीं वहाँ पर उनके लिए। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी मीन्स रैग पिकिंग। थ्रू द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शंस ऑफ अ फाइन आर्ट। गार्बेज देम इज गोल्ड. It is their daily bread, a roof over their heads, even if it is a leaking roof. But for a child, it is even more. और सर्वाइवल सीमापुरी में क्या मतलब है उसका? रैग पिकिंग। और इतने सालों से इतना उसे किया गया है, जनरेशन्स ने उसे किया है कि वो वहाँ पर एक फ़ाइन आर्ट बन चुका है कि किस तरह चीज़ों को, ढंग की चीज़ों को, असल में जो कबाड़ एक तरीके का ढूंढते हैं, आपने देखे भी होंगे रैग पिकर्स अपनी लाइफ में, वो कैसे ढूंढा जाए उनके लिए एक आर्ट बन चुकी है, कला बन चुकी है। और गार्बेज उनके लिए क्या है? गोल्ड है, सोना है, क्योंकि वहीं से उनका सर्वाइवल आता है और उनका डेली ब्रेड है।
रोज़ की रोज़ी रोटी है और उनके सरों पर छत है। और भले ही वो छत लीक करती हुई हो, यानी रिसती हुई हो, उनमें उसमें से पानी सब कुछ आ रहा हो, लेकिन एक बच्चे के लिए, एक बच्चे की नज़र, उसकी दुनिया ही दूसरी होती है। वो रैक पिकिंग भी कुछ और ही है। I sometimes find a rupee, even a 10 rupee note. साहिब says his eyes lighting up. तो आप देखिए इस पर राइटिंग का स्ट्रक्चर ऐसे है कि शुरू में साहिब की बातें और जो बच्चों की बातें थी, इनोसेंट सी बातों से ये चैप्टर शुरू होता है, ये राइटिंग शुरू होती है। और बीच में एग्जैक्टली आपको जो राइटर है वो प्रॉब्लम से हमको अवगत कराती हैं, अवेयर करवाती हैं। अब वो फिर से साहिब की जो बातें हैं उस पर आ रही हैं। तो साहिब बोलता है कि मुझे कभी कभी 1 रुपये मिल जाता है और कभी कभी तो 10 रुपये का नोट भी मिल जाता है। और उसकी जो आइज़ है वो उजली हो जाती हैं, उनमें एक चमक आ जाती है ये बोलते हुए। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is hope of finding more. It seems that for children, garbage has a meaning different from what it means to their parents. और जब तुम्हें सिल्वर कॉइन अगर बाई चांस एक हीप ऑफ गार्बेज में, गार्बेज के ढेर में तुम्हें एक चांदी का सिक्का मिल जाए, तो फिर तुम रुक नहीं सकते, तुम उसको और ढूंढते रहोगे और ढूंढते रहोगे। और क्योंकि एक होप है कि और भी तो कुछ मिल सकता है। तो ये जो लाइंस हैं, इसमें पूरा जो एसेंस है इस पूरे चैप्टर का वो कैद है। क्योंकि वो एक गार्बेज में उनको छोड़ दिया गया है, उनके पास बचपन से ही कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, कोई ऑप्शंस नहीं है। क्योंकि इंसान पढ़ने जाएगा तो उनके, अगर आप उन्हें पढ़ने भेजोगे उनके पेरेंट्स, तो उनका सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा, इसलिए वो पढ़ने नहीं भेजते। अगर वो फिर रैक पिकिंग करते हैं बच्चे, तो रैक पिकिंग कर रहे हैं तो उनमें उन्हें सिल्वर कॉइन उसमें मिल गया, तो कैसे उस गार्बेज के अंदर ही वो खोते चले जाते हैं कि और भी कुछ मिल जाए, और भी कुछ मिल जाए। तो जो उनकी आशा है वो भी केवल गार्बेज से ही बंधी हुई है, उसके अलावा वो कुछ सोच ही नहीं पाते। तो आप ये इमेजिन करिए कि ऐसी ज़िंदगी जहाँ पर आप कुछ और सोच ही नहीं सकते, आपको जो ढूंढना है इसी लिटरल कचड़े में से ढूंढना है। तो होप उनकी यहीं पर बंद कर रह जाती है। और गार्बेज का बच्चों के लिए कुछ और ही मतलब है, उनके पेरेंट्स से जो अलग है। उनके पेरेंट्स जिस तरह गार्बेज को देखते हैं, ये बच्चे वैसे नहीं देखते। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ रैप्ड इन वंडर, फॉर द एल्डर्स इट इज़ अ मीन्स ऑफ सर्वाइवल। जो बच्चे हैं वो, उनके लिए ये वंडर में लिपटे हुए हैं, गार्बेज उनके लिए वंडर्स में ऐसे लिपटा हुआ है, यानी बहुत उसमें कुछ भी आश्चर्यचकित करने वाली, अब नया क्या सरप्राइज़ ना मिल जाए उनको, ये वो खोजते रहते हैं। और एल्डर्स के लिए, बड़े लोगों के लिए ये केवल एक मीन्स है जीने का, ज़िंदगी बिताने का। वन विंटर मॉर्निंग आई सी साहिब स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब वॉचिंग 2 young men ड्रेस्ड इन वाइट प्लेइंग टेनिस। और एक जो सर्दी की सुबह थी, मैंने साहिब को देखा कि एक फेंस्ड गेट के पास वो खड़ा हुआ था, जो कि नेबरहुड क्लब, यानी पड़ोस में ये क्लब होगा, उसके जो फेंस्ड गेट था, यानी ऐसी लकड़ी लकड़ी वाला, डंडी डंडी जिसमें लगी होती है, उसके पास वो खड़ा हुआ था। और वो क्या देख रहा था, 2 यंग मैन थे, 2 जवान आदमी थे, और वो ड्रेस्ड हुए थे वाइट में, पूरा टेनिस खेलते टाइम जैसे वाइट में पूरा ड्रेस हो जाते हैं, वैसे ही वो टेनिस खेल रहे थे। और आई लाइक द गेम, उसने बोला कि मुझे गेम पसंद है, ही हम्स। और उसने धीरे से, ऐसे हमिंग होती है ना, जैसे जो बीस करती हैं हमिंग करके, तो उसने धीरे से बोला आई लाइक द गेम, इस तरीके से, मुझे गेम पसंद है। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, और वो फेंस के बाहर ही खड़े होकर उसको देख रहा है। आई गो इन साइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स, द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग। और जब कोई भी नहीं होता तब मैं अंदर चला जाता हूँ, वो एडमिट करता है। जो गेट कीपर है वो मुझे झूला झूलने देता है। साहिब टू इज़ वेयरिंग टेनिस शूज़ दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट एंड शॉर्ट्स। जो साहिब है इस टाइम वो टेनिस शूज़ पहना हुआ है, जो कि थोड़े अजीब लग रहे हैं। उसकी जो मतलब जो शर्ट और शॉर्ट्स हैं वो बिल्कुल बेरंग, रंग उड़ा हुआ है उनका, ऑब्वियस सी बात है, उसके पास बहुत अच्छे कपड़े तो नहीं हैं। और टेनिस शूज़ इन पर वो पहना हुआ है, तो थोड़ा कॉम्बिनेशन थोड़ा अजीब लग रहा है। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन। अचानक से वो उन्हें एक्सप्लेन करने लग जाता है कि किसी ने ना मुझे ये दिए थे। द फैक्ट दैट दे आर डिस्कार्डेड शूज़ ऑफ सम रिच बॉय हु परहैप्स रिफ्यूज टू वेयर देम बिकॉज ऑफ अ होल इन वन ऑफ देम, और डज़ नॉट बॉदर हिम। और वो कहता है कि जो ये जो मतलब राइटर है वो कह रही हैं कि किसी अमीर बच्चे का ये शू है, जिसने कह दिया होगा कि इसमें एक होल है, मैं नहीं पहनूंगा, तो ये साहिब को मिल गया। लेकिन साहिब को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस बात से। फॉर वन हु हैज़ वॉकड बेयर फुट, इवन शूज़ विद अ होल इज़ अ ड्रीम कम ट्रू, बट द गेम ही इज़ वॉचिंग सो इंटेंटली आउट ऑफ हिज रीच। और जो ये मतलब जो बच्चे ऐसे नंगे पैर घूमते हैं, उनके लिए शूज़ ही बहुत बड़ी बात है, ऐसा लगता है कोई सपना सच हो गया हो। लेकिन जो ये टेनिस का गेम है, ये तो उसकी रीच से ही बाहर है, उसकी पहुंच से ही बाहर है। लेकिन वो उसे देख तो ऐसा है कि उसे भी खेलना है। दिस मॉर्निंग साहिब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, इन हिज हैंड इज़ अ स्टील कैनिस्टर। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड। और उसके हाथ में क्या है, एक स्टील कैनिस्टर। दिस मॉर्निंग
अब इस मॉर्निंग आज की बात बता रही हैं, अचानक से प्रेजेंट में आती है। अभी पहले की जितनी भी उनकी इन्फॉर्मेशन थी, साहिब से बातचीत थी, वो उन्होंने शेयर करी, और अब वो आज की सुबह की बात बताती है कि साहिब मिल्क बूथ पर जा रहा है, यानी एक दूध की दुकान है उस पर जा रहा है। उसके हाथ में एक स्टील का कनिस्तर है, और वो बताता है कि मैं एक टी स्टॉल के लिए काम करता हूँ, जो कि रोड के उस किनारे पर है, और ऐसे पॉइंट करता है डिस्टेंस पे। आई एम पेड 100 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स। वो 800 रुपये मिल पाता है उस जॉब के लिए, और मेरी सारी मील्स, सारा खाना उसको मिलता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क। His face, I see, has lost the carefree look. The steel canister seems heavier than the plastic bag he would carry so lightly. और इसको मैं पूछती हूँ साहिब को कि तुम्हें पसंद है ये जॉब? तो उसका फेस, वो गौर से देखती हैं कि उसमें वो जो केयर फ्री लुक था, जब वो रैक पिकिंग करता था, जब अपने दोस्तों के संग टुकड़ी बना के घूमता फिरता था, वो जो एक लापरवाही थी उसके चेहरे से, वो जा चुकी है। और जो स्टील का जो कनिस्टर है, वो हैवी लग रहा है उस प्लास्टिक बैग से, जिसको साहिब यूं ही बड़े आराम से हल्के फुल्के तरीके से उठाए घूमता था। तो हैवीनेस, यानी अब वो किसी के अंडर काम कर रहा है, अब उसका नया मास्टर मिल गया उसको, भले यहाँ पर बेटर पे है और यहाँ पे मील्स खाना भी मिल रहा है उसको, लेकिन साहिब जो है वो, उसके लिए ये बहुत भार है, क्योंकि है तो वो बच्चा ही ना। और उस प्लास्टिक बैग के संग भले उसके पास कुछ भी नहीं था, रैक पिकिंग करता था, कचड़े में हाथ देता था, लेकिन उसमें यहाँ पे उसका बचपन था, एक तरीके से बचपन जी लेता था वो। तो यानी उसके लिए कोई भी विन नहीं है। साहिब कुछ भी कर ले, वो उस समाज से, अपनी गरीबी से जीत नहीं सकता। और ओवर हिज शोल्डर, यानी वो टांगा जो करता था प्लास्टिक बैग अपने कंधे पर। द बैग वॉज हिज, द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन हु ओन्स द टी शॉप। बैग तो उसका था, लेकिन कैनिस्टर किसका है? उस टी शॉप के मालिक का। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर। साहिब अब खुद का मास्टर नहीं है, खुद का मालिक, खुद की मर्ज़ी का मालिक नहीं है। तो ये बड़ी ही टचिंग और हमें कई कई एंगल्स पर सोचने के लिए मजबूर करती है ये राइटिंग, पीस ऑफ राइटिंग, कि और ये जर्नलिज्म भी है एक तरीके का, कि जो साहिब है वो कभी जब रैक पिकिंग करता था तो उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन एक तरह की आज़ादी थी उसके पास। लेकिन जब उसकी ज़िंदगी फाइनेंशियली थोड़ी ठीक हुई, तब उसका बचपन उसमें चला जाएगा, वो उस टी शॉप के मालिक के लिए काम करता रहेगा, और उसकी ज़िंदगी, उसका बचपन ऐसे ही बीतता रहेगा, उसकी फ्रीडम उससे छीन ली गई। तो आप देखिए, यहाँ पे हमें कई सारी चीज़ें सोचने को मिलती हैं जो कि हमें अनकंफर्टेबल कर सकती हैं, कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर हमें ये मैंने कई लोगों को एक्सप्लेनेशन देते हुए देखा है कि गरीब गरीब इसलिए है क्योंकि वो मक्कार हैं, और वो काम नहीं करना चाहता, इसलिए वो इतना गरीब है, अचानक से इतना डिफरेंस है। लेकिन ऑब्वियस, मैं ये नहीं कहूँगी मक्कार लोग नहीं होते, हर जगह मक्कार लोग भी होते हैं और हर जगह मेहनती लोग भी होते हैं। लेकिन आपकी मेहनत किस डायरेक्शन में जा रही है? जो सीवर से कचरा सब कुछ निकालते हैं लोग, वो तो दिन भर मेहनत करते हैं, लेकिन उनको मेहनत किस दिशा में करवाई जा रही है? उससे क्या वो करोड़पति बन जाएंगे या फिर मिडिल क्लास में भी आ जाएंगे? और जो मिडिल क्लास के लोग हैं वो अपने डायरेक्शन में अपने बॉस के नीचे काम करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ में, तो लेकिन क्या वो अपने बॉस जितने अमीर बन जाएंगे? और जो रिच लोग हैं वो काम बहुत कम करते हैं, लेकिन कमाते सबसे ज़्यादा हैं। तो ऐसा क्या सिस्टम है जहाँ पर लोगों को पे कम किया जाता है, क्योंकि जॉब्स नहीं है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, जो बड़े एमएनसीज़ होते हैं वो हमको कम पे करते हैं और हमसे काम बहुत करवाते हैं। तो मेहनत करो, ये तो ऑब्वियस सी बात है। हर इंसान, हर जगह कई लोग होते हैं जो मेहनत करना चाहते हैं, बहुत मेहनती होते हैं, और कई लोग होते हैं वो नहीं होते। लेकिन जब आप गरीब हैं, तो अगर आप मेहनती नहीं होंगे तो आप सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप मिडिल क्लास हैं, अपर मिडिल क्लास हैं और रिच हैं ऑब्वियसली, तो आप तब भी सर्वाइव कर जाएंगे। वहाँ पर आप मेहनत करने का ज्ञान नहीं देते एक दूसरे को, वो आप कहते हैं वो तो उसका स्वभाव है। लेकिन गरीब, क्योंकि हमें अनकंफर्टेबल करती है वो चीज़, तो हम कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ये ना मक्कार होते हैं, ये होते ही ऐसे हैं, और हमको तो कन्विंस कर लेते हैं कि किसी तरह से, कैसी अजीब सी रीजनिंग लगा के, कि ये लोग होते ही ऐसे हैं, इसलिए इनके ये हाल है। तो हमारी सोसाइटी कैसे वर्क करती है, ये छोटा सा पीस हमको सोचने पे मजबूर करता है। गरीबी क्या है और वो कैसे एग्जिस्ट करती है, इनइक्वालिटी क्या है। हमारे इस कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिज्म लिखा हुआ है, लेकिन वो होता क्या है, किस हद तक अप्लाइड है, ये हम जानने के लिए कितना उत्सुक हैं, ये भी चैप्टर हमें क्वेश्चन करता है। तो ये था अनीस चंग का लिखा हुआ समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज, जो है किताब लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड से। अगर आपको इस वीडियो से इस चैप्टर को समझने में हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि रेगुलरली यहाँ पर अपडेट्स आती हैं और आप अपने बोर्ड की प्रिपरेशन से बिल्कुल अप टू डेट रहेंगे। साथ ही
फ्रेंड्स के साथ शेयर करें वीडियो, कमेंट कर बताएं कि आगे आप कौन से टॉपिक्स पर इस चैनल पर वीडियो देखना चाहते हैं। अगर आपका एग्जाम है तो ऑल द वेरी बेस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टेक केयर ऑफ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योरसेल्फ।